जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जमाली अंकल ने परेशी से कहा और उसने हमारी तरफ देखते हुए न जाने क्या बातें की कि अंकल दोबारा मेरे पास आए। मैंने गाड़ी से बाहर सर निकाला तो अंकल बोले, बेटा, बैल डरा हुआ है, इसलिए हम इसे सड़क से नीचे नहीं उतार सकते, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा और सारा चारा नीचे गिर जाएगा। आप ऐसा करें, थोड़ा रिवर्स जाएं, तब तक हम भी खुली सड़क पर पहुंच जाएंगे तो क्रॉसिंग हो जाएगी। मैंने बड़े गुस्से से परीशे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे ठेंगा दिखाया। वो जानबूझकर रास्ता नहीं दे रही थी। कमीनी हुमा बाजी, बड़बड़ाते हुए बोली तो मैंने गाड़ी रिवर्स करना शुरू कर दी। तब सड़क थोड़ी चौड़ी हुई तो परेशी की बैलगाड़ी हमारे सामने आई तो मैंने जानबूझकर हॉर्न बजा दिया। उसका बैल डर गया और भाग निकला। मैंने कट करते हुए गाड़ी भगा दी और शीशे से देखा कि डरा हुआ बैल अपने ऊपर से काफी सारा चारा गिराकर भागे जा रहा था और परेशे का बाप उस चारे को इकट्ठा करने में मसरूफ था। यही सजा है उसकी, हुमा ने साइड शीशे से देखते हुए कहा। मैंने परेशे को गाली निकालते हुए कहा, साली, अब हवेली तक 150 की रफ्तार से जाएगी। मेरी बात सुनकर एमन और सूहा भी हंसने लगी। हुमा बोली, भाई, ये परेशे तुमसे बदला लेगी, देख लेना, वो भुलाएगी नहीं इस बात को। तो एमन बोली, इमरान भाई, तुम बस नाम के नवाबजादे हो। मैं उसे घूरते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ है? तो वो बोली, तुमसे एक परेशे सीधी नहीं हो सकी और बातें करते हो टके टके की। एमन की बात सुनकर सूहा फिर से हंसने लगी। उसने ये बात बतौर तंज कर दी, मगर मुझे बहुत महसूस हुआ। तो मैं बोला, एमन जी, ये मामला तेरी समझ में नहीं आएगा। एमन, क्यों? दिल का मामला तो नहीं बन गया? सीधा कहो कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। एक बार फिर वो तीनों मुस्कुराने लगी। मैं बोला, पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो औरत ज़ात है। मैं उससे किसी मामलात में उलझना नहीं चाहता। वो क्या नाम है उसका? हाँ, नूरी। वो बता रही थी कि ये जितनी नखरेबाज है, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। एमन, ऐसा क्या हुआ है? अच्छी भली है, बस मक्र करती है, अपने आप का रौब जमाने के लिए। फिर भी अगर तुमने अपना काम चलाना है, तो इस बेलगाम घोड़ी को लगाम डालना लाजमी पड़ेगी तुझे, वरना ये तेरा जीना हराम कर देगी। मैं बोला, जी नहीं, आज इसने चोरी आम तोड़े थे तो मैंने इसकी खूब क्लास ली है। तब बेचारी थर थर कांप रही थी। एमन, ओ अच्छा, ये तो फिर वही बात हो गई। अंब चूपण गई, बाग विच पड़ी गई। वैसे आम खाया उसने कि नहीं? मैंने एमन को घूरा तो वो बोली, नवाबजादे, मेरा मतलब, फिर कोई फाइन लगाया कि वैसे ही जाने दिया? मैं बात को गोल करते हुए कहा, बस कुछ झाड़ झांप करके जाने दिया उसे। एमन, अच्छा, बहुत सही हैं आप। एक बार फिर वो तंज कर गई। हम बातें करते करते शहर पहुंच गए। हम थाने के सामने से गुजरे तो अंकल पुलिस मोबाइल में बैठे कहीं जा रहे थे। अंकल ने मुझे देख लिया था। मैंने उन्हें सलाम किया और फिर सदर बाजार की तरफ मुड़ गए हम लोग, क्योंकि उसी रोड पर फराज और नवाज की अपनी ही बुटीक थी। मैंने अंदर गली की तरफ गाड़ी पार्क की और हम लोग बुटीक के अंदर चले गए। आज बहुत ज़्यादा रश था। नवाज और फराज दोनों भाई कस्टमर्स को डील कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ वर्कर्स भी थे। हमारी तरफ देखते हुए फराज दौड़ा चला आया और हमें खुश आमदीद कहा। आयमन और फराज की नज़रों ने मोहब्बतों का तबादला ख्याल किया तो फराज ने हमें सोफे पर बैठने को बोला और नवाज ने एक लड़के को कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। जी नवाबजादे, क्या खिदमत कर सकता हूँ? फराज ने आयमन को घूरते हुए कहा तो मैंने कहा, यार इन्हें कुछ ड्रेस चाहिए, वो ना कल शादी है मोहल्ले में, तो इसलिए। फराज, जी ज़रूर। उसने हुमा और आयमन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप पसंद कर लें, फिर हम रेट कर लेंगे। कोल्ड ड्रिंक के बाद मैं मोबाइल लेने निकल गया और घर का कुछ सौदा सलफ लेना था।
मैंने वीवो का एक अच्छा सा मोबाइल हुमा के लिए ख़रीदा और घर की कुछ चीज़ें खरीदी और 15 मिनट में ही वापस पहुंच गया। मैं बुटीक पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हैदर की बहन ज़ीबुन निसा भी वहां मौजूद थीं। साथ में उसकी अम्मी भी थीं। ज़ीब ने काला बुर्का पहना हुआ था और उसके मेहंदी से रंगे हाथ नई नवीली दुल्हन की मंजरकशी कर रहे थे। गालों पर पिया से मिलने की खुशी लाली बनकर चमक रही थी। ज़ीब मुझे देखकर बोली, भाई, हमें भी बताया होता, हम इकट्ठे ही शहर आ जाते। मैं बोला, आप लोग किसके साथ आई हो? तो ज़ीब बोली, वो हैदर भैया के साथ आई हूँ बाइक पर। मैंने पूछा, अब वो किधर है? तो ज़ीब बोली, वो हमें ड्रॉप करके कुछ सामान लेने गए हैं। शादी की खुशी ज़ीब के चेहरे पर लाली साफ दिखाई दे रही थी, साथ में हया का उनसर भी नुमाया था। बातें करते करते मैंने नोट किया कि आयमन और उसका मम्मी डैडी मंगेतर गायब हैं। मैंने जब नोट किया कि आयमन और फराज दोनों ही गायब हैं, तो मैंने नवाज से पूछा, क्योंकि नवाज मेरा जिगरी यार था। उसने कहा कि वो दोनों ऊपर वाले रूम में गए हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर एक स्टोर रूम था, जो मुख्तलफ साइज़ के कार्टन से भरा हुआ था। सीढ़ियों के दाएं जानिब एक छोटा सा रूम था जिस पर ग्लास डोर लगा हुआ था, पर अंदर का माहौल नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर कुछ खास आमदोरफ्त नहीं थी। मैं समझ गया कि चिड़िया दाना खाने इसी खेत में कहीं मौजूद है। बस एक बार उसे रेडार में लाना है ताकि कैंची की तरह काट खाने वाली आयमन को चुप करवाया जा सके। उसे फराज पर बहुत मान है। वो फराज की तारीफ़ें करके मुझे जलाया करती थी और ख़ुद को बड़ी चालाक समझती थी। मैंने ग्लास डोर खोला तो वो लॉक में ही था और अंदर मोहब्बत भरी सरगोशियां हो रही थीं। रूम में एक 4 सीट वाला सोफ़ा था और एक सिंगल बेड था, जो शायद फराज लोगों ने रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ था। डोर के साथ एक सेफ अलमारी थी। मैं उसी अलमारी के साथ दबे पांव टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैंने गर्दन निकालकर बेड की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। आयमन बेड पर बैठी थी और फराज उसके सामने बैठा हुआ था, और आयमन की आंखें बंद थीं जबकि फराज नीचे होकर बातें कर रहा था। आयमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उनकी मोहब्बतों भरे लम्हात को कैमरे में कैद करने लगा, और जैसे ही आयमन इस दुनिया में वापस आई तो बोली, फराज, तुमने मुझे वो सुख शांति दी है जिसकी तमन्ना मुझे बड़ी देर से थी। फराज बोला, तुम तो इस दुनिया में वापस आ गई, अब मुझे भी दूसरी दुनिया में जाने दो। आयमन बोली, अच्छा जी, वो कैसे? फराज, तुझे नहीं पता कैसे? आयमन बोली, जी नहीं, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे कहने के बगैर ही तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देती जिसकी तुम तमन्ना कर रहे हो। फराज, तुमने कभी फिल्म नहीं देखी क्या? तुम तो बहुत मासूम हो, शादी वाले दिन भी शर्माऊंगी। एमन, नहीं जानो, मैंने कभी फिल्म नहीं देखी। क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें? आप मुझे वैसे नहीं सिखा सकते? फराज सीधा होकर बैठा तो एमन शर्मा गई, और फिर फराज जैसे ही उसको गेम सिखाने लगा तो वो बोली, ये गेम गंदी है। तो फराज गुस्से से बोला, जब मैं गेम खेल रहा था तब तुमने नहीं कहा, अब तुम कह रही हो। फराज की तरफ इशारा करते हुए एमन अंगूठा दिखाते हुए बोली, ना ना, तुमने अपनी मर्जी से गेम खेली है, अब मेरी मर्जी है मैं गेम खेलूं या फिर। एमन ने तड़पाते हुए कहा, और नीचे बैठ गई। और फिर जैसे ही दोनों दूसरी गेम खेलने लगे, अभी गेम शुरू ही हुई थी कि फराज का साथी मर गया। एमन को फराज पर बहुत गुस्सा आया। एमन तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, तो गुस्से से बोली, मैं पापा से कहूँगी कि मेरे लिए ये पसंद किया है, मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। फराज हाथ जोड़ते हुए एमन के सामने खड़ा हो गया और बोला, एमन देख, तुम हरगिज़ ऐसा मत करना। देख, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मगर इसका इलाज मुमकिन है। तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अपनी महबूबा का लबो लहजा बदला देखकर शहर का बच्चा फराज मिन्नत समाजत पर उतर आया। ये बीमारी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी मानी जाती है, और महबूबा के सामने नाकाम होने का जो दबाव इंसान पर होता है, वो फराज के चेहरे पर नुमाया था। इसका क्लीन शेव चमकता हुआ चेहरा पीला पड़ गया था। दोस्तों, मोहब्बत की सलामती के लिए इसकी सलामती भी बहुत ज़रूरी होती है।
रानियां महारानियां इसकी खातिर अपने तख्त व ताज छोड़कर हमेशा के लिए इसकी हो गईं। आज हमारे ख़ानदान की सबसे अथरी लड़की एमन को जब ज़रूरत पड़ी तो फराज गेम के पहले ही राउंड में खेल से बाहर हो गया। एमन में बंधे हुए हाथ देखे तो अपना दुपट्टा बेड से उठाते हुए बोली, तुम फिलहाल मुझे जाने दो। फराज बोला, नहीं, पहले वादा करो कि तुम मुझे रद्द नहीं करोगी। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। एमन गुस्से से उसको लात मारते हुए बोली, आज जब मैंने सब कुछ भूलकर अपना सब कुछ तुझे दे दिया था तो तुमने मेरी चाहत का मान नहीं रखा। मैं वैसे ही वापस जा रही हूँ। वो हरनी जैसी चाल के साथ अचानक निकली तो अपने सामने मुझे देखकर उसका रंग उड़ गया। वो पूरी तरह से डर गई थी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, नवाबजादे, तुम कब आए? तो मैं बोला, इस शो के शुरू में। तो तुम इसलिए इधर आई थी ना? मैंने उसे झाड़ते हुए जब कहा तो उसने इस नाजुक मौके पर राह फरार इख्तियार कर ली। वो नीचे भाग गई। 1 दर्जन से ज़ायद सीढ़ियाँ उतरकर वो मिनटों में नीचे बुटीक में चली गई और मेरा उस पर रोब झाड़ने का प्रोग्राम अधूरा रह गया। मैंने बेड पर बैठे फराज को रोते हुए देखा तो मेरा दिल उस पर कुर्बान होने को था। मैंने उसे गले लगाया और वो बोला, इमरान भाई, एमन मुझे छोड़कर चली गई। मैं मोहब्बत की पहली ही सीढ़ी न चढ़ सका। मुझे मर जाना चाहिए। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भी उसके दिल का बोझ हल्का करने दिया। जब वो नॉर्मल हुआ तो मैं उसे बोला, फराज, तुम नाकाम नहीं हुए, बल्कि ये सब घबराहट की वजह से हुआ है। तुमने गेम खेलने में बहुत वक्त लगा दिया, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ, एमन तेरी ही रहेगी। बाकी तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आ जाओ। सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो मेरी तरफ हैरत से देखते हुए बोला, तुम सच कर रहे हो ना कि एमन मुझे छोड़कर नहीं जाएगी? मैं उसका हाथ थामकर बोला, पागल, एमन इतनी पागल भी नहीं है कि अपने हीरे जैसे महबूब को छोड़ दे। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे वक्ती तौर पर जो गुस्सा है वो मैं दूर करवा दूंगा। बाकी का काम तुम माजरत करके कर लेना। मेरी तसल्ली देने पर वो सीढ़ियाँ उतरकर मेरे साथ नीचे चला आया और चोर नज़रों से एमन को देखने लगा, जबकि वो भी फराज को देखने लगी। तभी सोहा ने अपना सूट मुझे दिखाते हुए कहा, भाई देखो, मैं कैसी लग रही हूँ। उसने पिंक कलर का एक लहंगा पसंद किया था और हुमा ने मेहंदी की मुनासबत से पीली शर्ट और सफ़ेद पजामा, जबकि ज़ैद की बारात के लिए पिंक कलर का एक ट्रांसपेरेंट सूट पसंद किया था। एमन का मूड खराब था। मैंने उसे कहा भी कि तुम भी सूट ले लो, मगर उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बस शूज़ लेने हैं।